उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नैनीताल में हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने शासकीय आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और साफ निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब सीएम धामी ने बैठक की अधिकारियों के साथ। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा अफवाहों को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जो भी लोग अफवाहें फैला रही हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। किसी भी कीमत पर जिन्होंने कानून तोड़ा है, अपराध किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया कि कोई भी अपराधी यहाँ बचने नहीं पाएगा। तो वहीं देहरादून में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम धामी का कहना है कि कृषि इनक्यूबेटर, आजीविका स्वयं सहायता समूह की जानकारी उन्हें दी है। तो सीएम धामी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें उसी दौरान की है जहां तमाम मुद्दों को लेकर सभी के साथ चर्चा हुई। सीएम धामी से नेपाल का डेलीगेशन मिला। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो नेपाल के हों या भारत के हों, उन्हें लेकर ये जो बैठक है काफी अहम हो जाती है, ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है। ऐसे में जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम धामी ने नेपाल डेलीगेशन को साफा पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। तो वही खबर देहरादून से है जहां राज्य कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी को मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंजूरी दी। बता दें बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। राज्य सरकार को ये कदम कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने वाला साबित होगा। तो वही देवभूमि उत्तराखंड को अब मिला सशक्त भू कानून। विधानसभा से पारित उत्तराखंड विधेयक 2025 पर महामहिम राज्यपाल की मुहर के साथ प्रदेश में भू कानून लागू। अब कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगी है। आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल और उद्योग जैसी जरूरतों के लिए भी अन्य राज्य के लोगों को अब तय प्रक्रिया और मानकों के अनुसार ही जमीन मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर अब प्रभावी रोक लगेगी। भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री राज्यपाल का आभार भी जताया। वो हमारा संकल्प था, हमने वचन दिया था कि हम राज्य की जनता के सामने हमने हमेशा कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम काम करेंगे और हमने अपना जो वचन था उसको पूरा किया है, हमने आगे बढ़ाया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, डेमोग्राफी चेंज की कोशिश पर अब प्रभावी रूप से रोक लगेगी और खास बात यह है कि भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए माधुरी, जिस तरह से भू कानून को लेकर लगातार मांगे उठ रही थी और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो विधानसभा में जो जैसे भू कानून सत्र के दौरान से पारित किया गया और अब राज्यपाल की तरफ से यानी कि राजभवन की तरफ से जिस हरजाई दी गई है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तमाम जो जमीनों का जो खरीद फरोख्त हो रहा था प्रदेश भर में, उसे किस तरह से कम किया जाए। लगातार सरकार की कोशिश थी कि तमाम उन इलाकों में जहां पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो लोग बाहर के लोग हैं, जो जमीन का बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में खरीद फरोख्त करते हैं, तो उन पर कहीं न कहीं नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया था। और इसी को लेकर के ये माना जाए कि प्रदेश के उन तमाम हिस्सों में कहीं न कहीं, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, इसके अलावा रुद्रपुर और हल्द्वानी के बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो जमीन जो लोगों की जो बचाने की कोशिश सरकार की है, तो इसी तरफ एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है।
बिल्कुल बेहद ही अहम कदम ये माना जा रहा है, चाहे वहाँ के लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा हो सीएम धामी को। लेकिन हरीश, अगर बात की जाए अनियंत्रित जो भूमि की बिक्री चल रही थी, उससे कितना नुकसान अभी तक उत्तराखंड को हो रहा था, राज्य को हो रहा था? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्योंकि सरकार की कई ऐसी जमीनें हैं जो लोगों के कब्जों में हैं, और यही नहीं जो माफिया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भू माफिया है उनके कब्जों में सरकारी भूमि है। अब सरकार ये चाहती है कि किस तरह से उन जमीनों को वापस लिया जाए, किस तरह से उन्हें खारिज किया जाए, और किस तरह से उन लोगों के जहाँ पर कहीं जहाँ अगर हम स्पेशली जो भू कानून की अगर बात करें तो एक सशक्त भू कानून बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, ताकि चाहे वो उत्तराखंड की चाहे कृषि उद्यान जो बिक्री में जो रोक लगाई गई है, इसके साथ साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल जैसे तमाम जो जरूरी चीजें हैं उनको भी कहीं न कहीं इस प्रक्रिया के अंदर लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि जिस तरह से बड़ा जो बजट है वो सरकार का खर्च होता है, और कहीं बड़ा नुकसान भी सरकार को झेलना पड़ता है। तो अब जिस तरह से जो भू कानून प्रदेश में लागू होगा, उससे जाहिर सी बात है कि जमीनें तो बचेंगी, लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार की जो राजस्व है वो उसमें भी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है हरीश, यहाँ पर भू कानून को लेकर जो विधेयक था वो उसको मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन खास बात ये हो जाती है कि ये कानून लागू होने के बाद भी क्या बिक्री पर रोक लगेगी? जो भू माफिया हैं उन पर शिकंजा किस तरीके से कसा जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी कानून हो, लेकिन एकदम से चीजें खत्म होना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाता है। बिल्कुल देखिए माधुरी, क्योंकि सरकार की मंशा यही थी कि किस तरह से जो भूमाफिया है उन पर नकेल कसी जाए। तो ये एक बड़ा कदम है कि सरकार किस तरह से जो भूमाफिया हैं जिनकी नजर उत्तराखंड की उन जमीनों पर होती है जहां पर लोग किसानी करते हैं, जहां पर लोगों की खेती होती है और जहां पर लोग अपना जीवन बसर कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अगर हम प्रदेश भर की बात करें तो 13 जनपद हैं, 13 जनपदों में से 11 जनपदों में इसे छूट दी गई है, यानी कि 11 जनपदों में ये चीजें लागू रहेंगी और 250 गज जो जमीन है वही आदमी यहाँ पर खरीद सकता है। लेकिन वो भी जो व्यक्ति बाहर का हो वो मात्र यहाँ पर 250 गज ही जमीन ले सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार ये मान रही है कि इस तरह से जो बड़े पैमाने पे उत्तराखंड की तमाम जो महंगी जमीनें हैं वो बिकती थी और उसमें जो प्लॉटिंग किया जाता था और उसे औने पौने दाम में लोगों से दी जाती थी, लोगों से उसे बेचा जाता था। कुल मिलाकर ये माने कि जो लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से सस्ते में जमीनें ले करके और महंगे दाम पर उसे बेचने का काम किया जाता था। बिल्कुल हरीश, जमीन को बचाने की जो एक कोशिश सरकार की ओर से की गई है, इसे में देखना होगा ये कोशिश कितनी कामयाब होती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रांजिट कैंप से किया। हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रही। कार्यक्रम का आयोजन चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति कर रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की शुरुआत की। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बात की जाए तो पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। हर एक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि वहां पर कोई भी यात्री पहुंचे उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप से हरी झंडी दिखाई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना किया। चारधाम यात्रा 2025 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। खास बात यह हो जाती है कि इस बात का खासा ख्याल रखा गया है कि वहां पर पहुंच रहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चा हो, हर एक व्यक्ति का वहां पर ख्याल रखा जाए। इसी वजह से वहां पर स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया कराई गई है। तृतीया के दिवस से यात्रा प्रारंभ हो गई है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम 30 अप्रैल को खुल गए थे और कल 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और 25 मई को हेमकुंड साहब के कपाट भी खुल जाएंगे। तो ये यात्रा हमारी अच्छी हो, सभी के लिए सुव्यवस्थित हो और जो आने वाले यात्री हैं
उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो गया है। 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं। 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो रवाना हो रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी लाखों की संख्या में हुआ और खास बात यह है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी उसी तरीके से उसी संख्या में हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये आंकड़ा पिछले साल को भी पार करता हुआ नजर आ सकता है। देखना होगा कि किस तरीके का उत्साह तीर्थयात्रियों में नजर आने वाला है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से केदारनाथ को सजाया गया है, चाहे वो गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, वहां पर भी सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर तीर्थयात्रियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। ऐसे में ये यात्रा सभी की सुलभ हो, इस बात का बेहद ही ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट जल्दी श्रद्धालुओं के लिए खोलने जा रही हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। इसे मोक्ष की स्थली भी कहा जाता है। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री विशाल भी कहा जाता है। बता दें कि कल यानी कि 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जैसे ही बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे, तीर्थयात्रियों के लिए ये एक ऐतिहासिक और दिव्य पल होगा। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश में ओलावृष्टि और भारी बारिश होगी। साथ ही कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने और तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें उत्तराखंड में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मई महीने के शुरुआती दिनों में मैदानी इलाकों में इस बारिश से राहत मिली है। वहीं हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले के मामले में अब कड़ी जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में आरोपी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने और क्राइम ब्रांच से जांच कराने की मांग की है। महामंडलेश्वर स्वामी उपेंद्र प्रकाश का आरोप है कि निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड कर आईएएस अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही लैंड यूज चेंज करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। खरीदा गया एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। एक किसान की जमीन को डंपिंग जोन के लिए खरीदा गया और उस संपत्ति को 143 15 दिन के अंदर कराकर उसको बहुत ही महंगे सर्किल रेट पर उसका रेट बढ़ गया, उसका रेट से खरीदी गई। ऐसे अधिकारी को निलंबित करना चाहिए था। छोटे अधिकारियों पर या छोटी लोगों को, इसमें जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं, ऐसे लोगों को कोई कार्रवाई ना हो। जो वास्तविक दोषी है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी नहीं है। दोषी कौन है? दोषी नगर आयुक्त वरुण चौधरी है और कहीं ना कहीं ये उन्हें बचाने की एक बहुत बड़ी कवायद है। निश्चित रूप से उन्होंने जो समिति बनाई, इन समिति वालों को कोई लेना देना नहीं था। ये केवल और केवल वरुण चौधरी को बचाने का प्रयास भर है। 143 किसने कराई? और तहसील प्रशासन भी इसमें दोषी है कि इतनी 43 हो गई और उसकी वैल्यू 15 करोड़ से 58 करोड़ पहुंच गई। तो वहीं अब
खबर रुड़की के पिरान कलियर थाना इलाके से है, जहां विश्व प्रसिद्ध साबिर पाक दरगाह परिसर में एक जेब कटर की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दरगाह परिसर में पहुंचे लोगों ने एक युवक को रंगे हाथों जेब काटते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में गुस्से का माहौल बन गया है। भीड़ ने मौका पाकर जेब कटर की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पुलिस जेब कटर से पूछताछ कर रही है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी दौरान की है जब लोगों ने जेब कटर को पकड़ा और उस दौरान उसकी धुनाई की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के हवाले कर दिया गया है जेब कतरे को। साबिर पाक दरगाह पर जेब कतरे की धुनाई की गई। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रीनगर गढ़वाल में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह कीर्ति नगर पुल से शिरोडगढ़ तक यात्रा रूट का निरीक्षण किया। साथ ही पार्किंग और होल्डिंग एरिया की भी जांच की गई। इसी बीच अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की 24 घंटे निगरानी रखें और यात्रियों से रखें मधुर व्यवहार करें। बता दें, चारधाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और श्रद्धालुओं की सेवा में हर समय तैयार हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं, जहां पर यात्रा रूट, पार्किंग और होल्डिंग एरिया की जांच की गई। पुलिस वहां पर मुस्तैद रही। ये तस्वीरें जहां पुलिस सीसीटीवी की 24 घंटे निगरानी के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं और सीसीटीवी के आधार पर ही आगे की कोई भी हलचल होती है तो जांच की जाएगी। यानी चारधाम की तैयारियों को लेकर एसएसपी लगातार जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जा रहा है। तीर्थयात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है, क्योंकि सभी यात्रियों की जो यात्रा है वो सुलभ हो। यहां पर सीएम धामी की ओर से पल पल ये निर्देश जारी किए गए सभी अधिकारियों को। चारधाम यात्रा के मद्देनज़र जो हमारा श्रीनगर क्षेत्र है वो एक ट्रांजिट के रूप में काम करता है। जब ऊपर दोनों धामों में ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए तो ट्रैफिक रोकने हेतु श्रीनगर टाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी एक तो हमारी पार्किंग स्पेसेस हैं और ऑन रोड जो हम लोग ट्रैफिक को रोकते हैं, वहाँ पर जो एक तो हमारा पुलिस का व्यवस्थापन है उसकी एक हमारे द्वारा समीक्षा की गई है और जो हमारा डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उनको भी हमारे द्वारा चेक किया गया है। वही खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर पुल पर रील और वीडियो बनाने की सनक एक बार फिर जानलेवा साबित हो सकती थी। कुछ युवक पुल पर चढ़कर स्टंट करते दिखे, जिनमें से एक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कुछ युवक पुल पर चढ़कर स्टंट करते हुए नजर आए, जिनमें से एक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, क्योंकि युवक ने अपनी जान खतरे में डाली और इसे लेकर जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। स्टंट करता हुआ इस वीडियो में जो युवक है वो नजर आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और साथ ही देखना होगा कि इसमें कितने युवक शामिल थे, कितने युवक जान को खतरे में डालकर स्टंट कर रहे थे, जब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं रुड़की में 4 मई को होने वाली नीट परीक्षा के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के आदेश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। शहर और देहात में सुरक्षा के दृष्टिगत सभी परीक्षा केंद्रों को 5 जोन और 9 सेक्टर में बांट दिया गया। एसपी क्राइम को नोडल करते हुए सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा रिजर्व फोर्स भी शहर और ग्रामीण इलाकों में नियुक्त की गई। संडे को होने वाली नीट की परीक्षा के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इस संबंध में सभी जो ब्रीफिंग्स हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और संपूर्ण जो हमारे हरिद्वार क्षेत्र में 12 मुख्य सेंटर हैं जिन्हें 5 जोनों में डिवाइड किया गया है और 9 सेक्टरों में इनको
बनाया गया है। जोन में सर्कल अफसर, डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं और सेक्टरों में एसएचओ, एसओ स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ ही जो नीट के जो प्रश्न पत्र हैं उनको लाने ले जाने के लिए गार्ड के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग की जा चुकी है। संपूर्ण प्रक्रिया में 200 से ऊपर कर्मचारी लगाए गए हैं जिनको प्रॉपर ब्रीफिंग के बाद रवाना किया जाएगा और मुझे उम्मीद है इस चैलेंज को हरिद्वार पुलिस अच्छे तरीके से करेगी और नीट की परीक्षा को भली भांति संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो हरिद्वार में छोटी नहर से अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। खनकल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर की पुलिया के पास से शुक्रवार को एक अज्ञात शव बरामद हुआ। बारिश के चलते सिंचाई विभाग ने छोटी नहर का पानी रोका था और पानी सूखने पर स्थानीय लोगों ने शव को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने तत्काल सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश में जुटी हुई है। हरिद्वार में छोटी नहर में अज्ञात शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। दरअसल बारिश का मौसम था। कृष्ण नगर पुलिया के पास से ये शव लहूलुहान हालत में मिला हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सिंचाई विभाग ने छोटी नहर का पानी रोक दिया था और पानी जैसे ही सूखा उस पर स्थानीय लोगों ने शव को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने तत्काल सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। खबर रुड़की के बंगलौर कोतवाली इलाके के लंढोरा से है, जहां पर एक 9 साल की बच्ची के दुष्कर्म की घटना सामने आई। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। खबर रुड़की से है, जहां टोडा एहतमाल गांव में रास्ते की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर हमला कर दिया। इस झगड़े में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गांव में इस रास्ते को लेकर काफी समय से तनातनी चल रही थी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है।